आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन से। अब देखिए, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को समझने से पहले आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है, वो वन डायमेंशनल बॉक्स में है और एक्स एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है। अब देखिए, डी ब्रोगली के मुताबिक पार्टिकल का वेव फॉर्म भी होता है। देखिए, ये रहा वेव फॉर्म, आपके सामने है जो ब्लू वाला। अब देखिए, एक्स एक्सिस जो है वो पार्टिकल की पोजीशन दिखाएगी और जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या दिखाएगा, वेव फंक्शन साई दिखाएगा। इस ग्राफ में देखिए आप, ये जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस पे है और जो वाई एक्सिस हमें क्या दिखाएगी, वेव फंक्शन साई दिखाएगी। यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात हो रही है इसलिए हमने क्या लिखा है, साई एक्स लिखा है। अब देखिए, ये जो पार्टिकल जो वेव फॉर्म है उसका एम्पलीट्यूड देखें आप। एम्पलीट्यूड यानी कि हाइट ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैं लिखूंगा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी कि हाइट ऑफ द वेव। ये एम्पलीट्यूड यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर देखिए एम्पलीट्यूड जो है वो नेगेटिव है। अब देखिए, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, यानी कि वेव फंक्शन साई भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। मान लीजिए मैंने कहा कि -6% चांसेस है कि पार्टिकल वहां पर होगा, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते। इसका तो कुछ मीनिंग ही नहीं हुआ। -6% का क्या मीनिंग हुआ। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेव फंक्शन का स्क्वायर ले लेते हैं। हमने क्या किया, वेव फंक्शन साई का स्क्वायर कर लिया। कभी कभार वेव फंक्शन साई जो इमेजिनरी भी होता है, इसलिए हमने कभी कभार इसको मोड पे भी लिखते हैं। अब देखिए, आप किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं तो उसके आंसर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो देखिए, यहां पर भी देखिए आप, हमने साई का स्क्वायर किया तो एम्पलीट्यूड देखिए पॉजिटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव ही आपको एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है। तो ये जो साई का जो स्क्वायर हमने किया है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल पी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल पी। यानी कि P इज इक्वल टू क्या होगा, साई स्क्वायर होगा। P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। अब देखिए, मान लीजिए कोई ये छोटा सा एरिया है dx। उस एरिया में अगर कोई पार्टिकल है तो उसको मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए उसको फाइंड करने की। dx एरिया में मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल चाहिए। तो मैं वो किस प्रकार से लिखूंगा, तो देखिए, पहले मैं क्या करूंगा, एरिया dx को लिखूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा साई स्क्वायर्स के साथ और उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी है। एरिया क्या है, dx, यानी कि एरिया इंटू प्रोबेबिलिटी और उसका इंटीग्रेशन। तो मुझे क्या मिल जाएगा, dx एरिया का प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग पार्टिकल मिल जाएगा। ये रहा। अब मान लीजिए मुझे कोई एरिया है ए से बी, उस एरिया का मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल पता करना है। उस एरिया की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जानना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एरिया है ए से बी, उसको मैं छोटे छोटे एरिया में बांट दूंगा। छोटे छोटे कौन से, इनफाइनेटिवली स्मॉल, बहुत ही छोटे। मान लीजिए dx एरिया है, इस पूरे ए से बी का जो एरिया है उसको मैं dx एरिया में बांट दूंगा और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा साई स्क्वायर के साथ और फिर उसका इंटीग्रेशन करूँ। लेकिन इंटीग्रेशन देखिए मैं ए से बी तक करूंगा क्योंकि इसके बीच का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन एरिया ए टू बी। अब मान लीजिए मुझे पूरे स्पेस में फाइंड आउट करना है। पूरे स्पेस में मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि अगर कोई पार्टिकल पूरे स्पेस में कहीं भी होगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो मैं क्या करूंगा, पूरे स्पेस को छोटे छोटे dx एरिया में बांट दूंगा, फिर क्या करूंगा, उसको साई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर उसको इंटीग्रेशन करूंगा। लेकिन इंटीग्रेशन यहां पर मैं क्या करूंगा, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट करूंगा। पूरा स्पेस आ गया और इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर 1 ही आना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तभी इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन कहते हैं। यानी कि आप पूरे स्पेस का इंटीग्रेशन करें -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट और साई का स्क्वायर करें तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखिए, यहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने पूरे स्पेस में जब इंटीग्रेशन किया है तभी मैंने आंसर 1 लिखा है, आगे मैंने कहीं नहीं लिखा। देखिए,
इस वाले ए से बी में भी मैंने इज इक्वल टू 1 नहीं किया और dx वाले में भी मैंने 1 नहीं किया। क्यों, ऐसा क्यों किया मैंने? नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में 1 ही क्यों आता है? तो इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए ये कोई एक बड़ा मैदान है और इस मैदान में आप मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं और इस मैदान में कहीं आपसे बॉल खो गया, गुम हो गया बॉल। अब देखिए, मान लीजिए आप इस छोटे से एरिया में आप बॉल को फाइंड आउट कर रहे हो, तो चांसेस है कि बॉल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आप 100% नहीं कह सकते कि बॉल वहां पर होगा ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए इस बड़े से एरिया में आप ढूंढ रहे हैं बॉल को, तो यहां पर भी चांसेस है कि बॉल मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है। अब मान लीजिए आप पूरे मैदान में बॉल को ढूंढ रहे, पूरे मैदान में बॉल को ढूंढ रहे हो, तब क्या होगा? तब आप कह सकते हैं कि 100% कहीं ना कहीं तो बॉल होगा ही, 100% चांसेस है कि बॉल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बॉल जो है मैदान में गुम हुआ है, तो पूरा मैदान आप छान मारोगे तो 100% कहीं तो मिलेगा ही। तो इसी प्रकार से हम इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है स्पेस में और फिर आप पूरे स्पेस का इंटीग्रेशन करते हो, तो कहीं तो आपको पार्टिकल मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 100% प्रोबेबिलिटी हुई कि पार्टिकल वहां पर होगा ही होगा। इसलिए इसको हम क्या 100% को किस प्रकार से लिखते हैं? 1 के तौर पे लिखते हैं। यानी कि -∞ से +∞ साई स्क्वायर dx का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का मतलब क्या हुआ? 100% प्रोबेबिलिटी है। 0 का मतलब क्या हुआ? 0% प्रोबेबिलिटी है, वो पार्टिकल वहां है ही नहीं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मलाइज्ड कंडीशन कहते हैं। यानी कि नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में क्या होता है? साई का स्क्वायर करोगे और इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। अब देखिए, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में हमने क्या देखा कि वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हैं तो आंसर कितना मिलता है, और सॉरी उसका इंटीग्रेशन भी करते हैं -∞ से +∞, तो आंसर कितना मिलता है? 1 मिलता है। अब देखिए, ये वेव फंक्शन जो साई है वो इमेजिनरी भी है, इमेजिनरी भी हो सकता है। आगे हमने एक इक्वेशन लिखा था, साई इज इक्वल टू a इंटू आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पर i जो है वो आयोटा है और इसकी वैल्यू होती है √-1। तो ये आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है, वो रियल नंबर नहीं है। यानी कि ये जो साई है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मतलब जिस किसी भी फंक्शन में अगर इमेजिनरी नंबर हो, यहाँ पर देखिए आयोटा ये इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको, तो इमेजिनरी नंबर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। यानी कि साई यहाँ पर क्या है? इमेजिनरी फंक्शन भी हो सकता है। तो उसको हम रियल कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? साई को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि साई जो है हमारा इमेजिनरी फंक्शन, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इसको भी क्या हम कह सकते हैं? इसको भी हम क्या कहेंगे? नॉर्मलाइज्ड कंडीशन कहेंगे। तो ये भी नॉर्मलाइज्ड है। अगर रियल हुआ तो सिंपल ही है, साई स्क्वायर ही कहेंगे इज इक्वल टू 1। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने एक एक्सिस की ही बात की, dx की। पार्टिकल dy या dz यानी कि तीनों एक्सिस में हो सकता है, x y z। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? d लिखूंगा, तो ये 3 डायमेंशनल में हो जाएगा। तो d का क्या मतलब है? dx dy और dz, ये मतलब हुआ। देखिए आगे ये रहा, देखिए। अब देखिए, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में हमने क्या देखा कि आप पूरे स्पेस का इंटीग्रेशन करते हो और साई का स्क्वायर लेते हो तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन हर बार कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज ना भी हो, उसकी वैल्यू जो है -∞ से +∞ साई स्क्वायर dx की वैल्यू अगर 1 ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है, इज इक्वल टू 1 ना भी हो, तो इसको हम नॉन नॉर्मलाइज्ड यानी नॉर्मलाइज नहीं है ऐसा कह सकते हैं। तो हम क्या करना होगा? हमें इसको नॉर्मलाइज्ड करना होगा। हमें क्या करना होगा? इसको नॉर्मलाइज्ड करना होगा। तो हम किस प्रकार इसको नॉर्मलाइज करेंगे? तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारा जो ये नॉन नॉर्मलाइज वेव फंक्शन साई है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n के साथ। अगर हम किसी भी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। फिर से मैं क्या कह रहा हूं, आपको क्या करना है? जो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है
उसको हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट से। मान लीजिए वेव फंक्शन साई है, ये नॉर्मलाइज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा एन से। एन क्या है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखिए हम फिर से एग्जांपल लिखते हैं, वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई इंटू साई स्टार डीटो इज इक्वल टू 1, यह भी हमने देखा। अब मान लीजिए नॉर्मलाइज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा एन के साथ। इस प्रकार से देखें, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, दोनों वेव फंक्शन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एन से। और एन क्या है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखें, इसको मैंने एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए एन क्या है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। तो आपको पता ही है इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कांस्टेंट हम आगे निकाल लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार हो गया। एन स्क्वायर को मैंने आगे निकाल लिया। अब क्या बचा? एन स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साई इंटू साई स्टार डीटो इज इक्वल टू 1। अब एन स्क्वायर को मैं यहीं रखता हूं, ये जो पूरा है उसको मैं एक के नीचे जाने देता हूं। तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ साई इंटू साई स्टार डीटो हो जाएगा। अब ये जो एन स्क्वायर है उसको मैं एन में कन्वर्ट करता हूं, तो क्या हो जाएगा? सामने वाला जो है वो रूट में चला जाएगा। अब एन स्क्वायर रिमूव करते हैं तो सामने वाला जो होगा वो रूट में चला जाएगा। तो ये रहा, ये है हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एन। अगर आपको किसी भी वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है तो इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/√, इंटीग्रेशन ऑफ साई इंटू साई स्टार डीटो से। और आपको अगर किसी भी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है तो क्या करना होगा? इस एन की वैल्यू को साई से मल्टीप्लाई करना होगा, तब क्या हो जाएगा? वो नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा साई एन नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई वेव फंक्शन साई हमें दिया गया है, वो वेव फंक्शन साई है एक्स स्क्वायर, उसकी लिमिट भी दी गई है 0 से 1, और हमें फाइंड आउट करना है उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, और ये भी चेक करना है कि वो नॉर्मलाइज है या नहीं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी पी को किस प्रकार लिखते हैं? इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पर लिमिट दी गई है 0 से 1 साई डी एक्स। अब देखिए लिमिट है 0 से 1, साई कितना दिया गया है? एक्स स्क्वायर दिया गया है, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर साई स्क्वायर होगा डी एक्स। प्रोबेबिलिटी को साई स्क्वायर से लिखा जाता है, अभी हमने देखा। अब देखिए एक साई की वैल्यू कितनी है? साई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमने क्या लिखा है? साई स्क्वायर लिखा है, इसलिए इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स का 4 पावर हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैथ्स का मैंने एक पूरा वीडियो सीरीज बनाई है, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें केमिस्ट्री में यूज होने वाले सारे मैथमेटिकल फंक्शन मैंने बताए हैं। आप वो वीडियो जरूर देखें, प्लेलिस्ट जरूर देखें आप, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स का रोल बहुत ही बड़ा होता है। अब देखिए, मान लीजिए आपको किसी का इंटीग्रेशन करना है एक्स का पावर एन का डी एक्स, तो आप क्या करेंगे? एक्स का जो एन पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे, और नीचे जो पावर लिखेंगे और उसमें भी एक ऐड कर देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक्स का कितना पावर है? 4 है, तो उसके ऊपर +1 करेंगे और नीचे 4 + 1 लिखेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, यहाँ पर लिमिट भी दी गई है 0 से 1, वो भी हमें लिखनी पड़ेगी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? एक्स का पावर 5, नीचे 5 हो जाएगा, लिमिट कितनी है? 1 और 0। अब देखिए 1/5 है, इसको मैं कांस्टेंट निकाल लेता हूं, तो क्या बचेगा? एक्स का पावर 5, 1 और 0, कितना बचेगा? देखिए इसको मैं यहां पर लिखता हूं, 1/5 एक्स का पावर 5, 1 और 0, इस यहाँ मैंने लिख दिया। अब देखिए, अभी एक्स की जगह पर हम पहले 1 ऐड करेंगे, फिर 0 ऐड करेंगे, तो इस प्रकार होगा। अगर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 का पावर 5, और 0 ऐड करें तो 0 का पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए ये 1 का पावर 5, 1 का पावर 5 का आंसर क्या होगा? 1 ही होगा, और 0 का
5 पावर क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर कितना आएगा, 1/5 आंसर आएगा। ये हमारा आंसर आ गया 1/5। अब देखिए, अभी हमने देखा कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट किस प्रकार से मिलता है। देखिए ये रहा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को हम किस प्रकार से ढूंढेंगे। तो ये आपको क्या करना होगा, n इज इक्वल टू 1/√, करना होगा ये पूरा वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर पूरी जो वैल्यू है उसका आंसर कितना आया, 1/5 आया। ये क्या आया, 1/5 आया। किसका, 0 से 1 साई स्क्वायर dx का। तो हम क्या करेंगे, √1/5 करेंगे। ये 1/5 आंसर है, वो हमने यहाँ पर इनपुट किया है। ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का सूत्र है, इक्वेशन है। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो n बराबर क्या आएगा, √5 आ जाएगा, √5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n के बराबर √5 आ जाएगा। तो हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n की वैल्यू कितनी मिली, √5 मिली। अब हमें इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना हो तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज यानी कि साई n करना है, n का मतलब नॉर्मलाइज। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इनको, सॉरी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कितना आएगा, 5 आएगा, √5 आया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेव फंक्शन साई से। वेव फंक्शन हमारा कितना है, देखते हैं वेव फंक्शन साई क्या है, x² है। तो इसको हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ साई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x²। ये क्या हो गया, ये हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो गया। अब देखिए ये वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा, हो गया है ऐसा मान लीजिए। अब हम चेक करते हैं ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। देखिए फिर से हम लिखते हैं, देखिए मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, 0 से 1 x² dx है। 0 से 1 हमारा नॉर्मलाइज वेव फंक्शन का क्या आया, √5 इंटू x² आया। साई n इज इक्वल टू, तो साई n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, √5 इंटू x² लिखेंगे। तो लिखते हैं, देखिए √5 इंटू x², 2 12 है, x का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर फिर भी हम लिखेंगे √5 इंटू x² dx। अब देखिए √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसलिए मैंने आगे लिख लिया 5 कॉन्स्टेंट। x² क्या हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका हम इंटीग्रेशन करें तो x का पावर 4+1 और नीचे 4+1 इस प्रकार से होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 5 और नीचे 5 हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, x का पावर 5 यानी कि 1 का पावर 5 माइनस 0 का पावर 5। तो इस प्रकार होगा 5 इंटू 1/5। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या जवाब आएगा, 1 आएगा। तो देखिए ये वेव फंक्शन अब क्या हो गया है, नॉर्मलाइज हो गया। क्योंकि इसका आंसर कितना आया, 1 आया। यानी कि अगर आपको किसी भी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है तो आपको क्या करना होगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ढूंढना होगा और उसको वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ढूंढा √5 और उसको किसका मल्टीप्लाई कर दिया, साई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इंटू साई हमने किया तो हमारा वेव फंक्शन क्या हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। देखिए हमने साबित किया, आंसर कितना आया, 1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज हो गया। अब देखिए दूसरी कंडीशन है वो है ऑर्थोगोनल कंडीशन। देखिए ऑर्थोगोनल कंडीशन में क्या होता है, दोनों जो वेव फंक्शन है वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं एक ईच अदर से, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ऑर्थोगोनल कंडीशन में क्या होता है, अगर आप दो डिफरेंट वेव फंक्शन को साथ में लाएंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे पूरे स्पेस में तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। यहां पर दो वेव फंक्शन की बात हो रही, दोनों वेव फंक्शन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे एंटायर स्पेस में, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूं -∞ से +∞ साई m इंटू साई n डी टू इज इक्वल टू 1। ये साई m क्या है,
ये हमारा पहला वाला वेव फंक्शन है, ये दूसरा वाला वेव फंक्शन है, दोनों डिफरेंट है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे पूरे एंटायर स्पेस में तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि ऑर्थोगोनल कंडीशन कहते हैं। अब ऐसा होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों जो वेव फंक्शन है वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है ईच अदर के साथ, एक दूसरे के साथ। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये है हमारा साई एम और ये है साई एन, ये दोनों वेव फंक्शन मैंने दिखाया है। तो ये दोनों कभी एक स्टेट में नहीं हो सकते, ये दोनों कभी एक ही स्टेट में नहीं हो सकते, एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी कि इनका मर्जर हो चुका होगा, ये मिक्स हो चुके होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखिए दूसरा यहां पर एक टर्म आता है ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन का। अब देखिए ये क्या है वो हम देखते हैं। मान लीजिए यहां पर हमारे दो वेव फंक्शन है, साई एम और साई एन है, उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं पूरे स्पेस में, तो उसका आंसर क्या आएगा? डेल्टा एम एन आएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेल्टा इक्वेशन। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेल्टा इक्वेशन। अब देखिए यहां पर अगर एम और एम दोनों सेम है, दोनों क्या है? दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा? साई का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। दोनों अगर सेम हुए तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अगर एम और एम दोनों सेम है तो अगर आंसर 1 आया तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मलाइज्ड कंडीशन कहेंगे। अब मान लीजिए कि दोनों अलग अलग है एम और एन, तब इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल कंडीशन कहेंगे। यानी कि इसमें आप दोनों कंडीशन देख रहे हो, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन देख रहे हो, ऑर्थोगोनल कंडीशन देख रहे हो, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन कहेंगे, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन है, ऑर्थोगोनल भी है, नॉर्मलाइज्ड भी है।